नमस्कार। डॉक्टर अभिलाषा सहायक आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के वीडियो में अपन बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही दयनीय एवं शोचनीय थी। और जहाँ बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत भी अपनी अंतिम अवस्था में था। और जो पूरा भारत है वो अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंट चुका था। यानी कहने का मतलब एक सर्वोच्च शक्ति के अधीन नहीं था। और इन छोटे बड़े राज्यों में एकता एवं संगठन जैसी कोई भावना नहीं थी। तो एकता एवं संगठन न होने से ये सभी राज्य आपसी प्रतिस्पर्धा एवं वैमनस्य की भावना रखने लगे और एक दूसरे को पराजित एवं अपमानित करने के अवसर ढूंढने में ही ये संलग्न थे। तो किसी भी महत्वाकांक्षी आक्रमण के लिए ऐसी स्थिति काफ़ी उपयुक्त थी। तो ऐसे ही बाबर के समय भी ये स्थितियाँ उनके लिए बहुत ही अनुकूल थी। और जैसा कि जो प्रोफेसर ईश्वी प्रसाद महोदय हैं, उन्होंने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की राजनीतिक स्थिति के बारे में लिखा है कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत छोटे छोटे राज्यों का एक संघ था। तो इससे स्पष्ट होता है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत राजनीतिक विसंगलता के दौर से गुजर रहा था। तो इसलिए विदेशी शत्रु के विरुद्ध भारत ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त प्रयास करने में असफल रहा। और इसी का परिणाम था कि 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर विजयी रहा और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब बात करें उस समय की राजनीतिक स्थिति की, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबरनामा में भी उस समय की राजनीतिक स्थिति का जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि जब मैंने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय में भारत में 7 प्रमुख राज्य थे, जिसमें 5 थे मुस्लिम राज्य और 2 थे हिंदू राज्य। जो 5 मुस्लिम राज्य थे वो थे दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल। और जो 2 हिंदू राष्ट्रों का उल्लेख किया है वो है विजयनगर और मेवाड़। तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में जो भारत की राजनीतिक स्थिति है उसको समझने के लिए अपन भारत का राजनीतिक विभाजन 3 भागों में करेंगे। तो प्रथम जो समूह है उसमें है सिंध से बंगाल की खाड़ी तक का जो क्षेत्र है वो है। तो इस पर शाह बैग ने बाबर के कंधार आक्रमण के समय अधिकार कर लिया था। और इसमें जो कश्मीर है वो स्वतंत्र था। पंजाब पर दौलत खान लोधी का शासन था। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर लोधी वंश के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोधी, जिनका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक था। तो दिल्ली सल्तनत इस समय अपनी कमज़ोर अवस्था में थी। तो दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य विस्तार की बात करें तो वो भी सिकुड़कुर एक छोटा सा क्षेत्र रह गया था। और दिल्ली सल्तनत ही उस समय भारतीय राजनीति की धुरी थी। और प्रत्येक महत्वाकांक्षी शासक दिल्ली पर अधिकार कर भारत का सम्राट बनना चाहता था। तो दिल्ली का जो शासक था उस समय इब्राहिम लोधी, वो सर्वथा अयोग्य शासक था। और उसकी अयोग्यता, उसकी दंभपूर्ण नीतियों, हठधर्मिता ने जो अफगान सरदार हैं उससे भी वो भी उसके सहयोगी होने की बजाय उससे असंतुष्ट थे। तो जो विभिन्न अफगान सरदार थे उन्होंने सल्टा पलटने का प्रयास किया और उसका परिणाम ये हुआ कि एक विरोधी गुट बन गया। तो ऐसी स्थिति में किसी भी महत्वाकांक्षी आक्रमणकारी के लिए यह सर्वथा उपयुक्त परिस्थितियाँ थी। फिर जो द्वितीय वर्ग है उसमें है पश्चिम एवं दक्कन के
राज्य जिनमें है गुजरात, मालवा, खानदेश एवं बहमनी शामिल थे। तो गुजरात पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ही एक राज्य था, लेकिन तैमूर के आक्रमण के समय जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई उसका लाभ उठाकर 1401 ईस्वी में तातार खान ने इसे सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया। और फिर आगे अपन देखें तो महमूद बेगड़ा के शासनकाल में गुजरात राज्य का काफ़ी विकास हुआ। और बाबर के भारत आक्रमण के समय गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर खां द्वितीय था और इसे राणा सांगा के साथ युद्ध में पराजित भी होना पड़ा था। फिर 1526 ईस्वी में मुजफ्फर खां द्वितीय की मृत्यु हुई और बहादुर शाह उनका उत्तराधिकारी यानी गुजरात का शासक बना। यह भी एक महत्वाकांक्षी एवं योग्य शासक था। फिर मालवा, तो मालवा बाबर के अनुसार एक मुस्लिम राज्य था और यह मांडू के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो बाबर के भारत आक्रमण के समय मालवा का शासक सुल्तान महमूद था। तो राणा सांगा, जो मेवाड़ का जो राणा सांगा था, उससे भी सुल्तान महमूद का संघर्ष हुआ और राणा सांगा ने मालवा के अनेक भागों पर अधिकार भी कर लिया था। तो जो आंतरिक विरोध थे, यानी अपन देख रहे हैं कि जो भारत के जो अंदरूनी हिस्सों में यानी राज्यों में जो प्रतिस्पर्धा एवं जो संघर्ष की अवस्था में थे, तो इन आंतरिक विरोधों के कारण बाबर के आक्रमण के समय मालवा राज्य की स्थिति भी दयनीय बन चुकी थी। फिर है बंगाल, तो बाबर द्वारा वर्णित मुस्लिम राज्यों में बंगाल भी था और बंगाल पर बाबर के आक्रमण के समय बंगाल में नुसरत शाह का शासन था और इस समय बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक नियंत्रण नहीं था। और वैसे भी अपन देखें तो जो बंगाल के शासक हैं वो प्रारंभ से ही दिल्ली सल्तनत की सत्ता नामात्र की ही स्वीकार करते थे। फिर बहमनी राज्य की बात करें तो दक्षिण भारत में बहमनी राज्य सबसे अधिक प्रभावशाली मुस्लिम राज्य था और बाबर के भारत आक्रमण के समय यानी 1526 ईस्वी में जो बहमनी के सुल्तान थे वो थे कलीमुल्ला शाह। तो 1526 में जब कलीमुल्ला शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ ही बहमनी राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है और इसके अवशेषों पर दक्षिण में क्रमशः 5 राज्य जिनमें है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा तथा बिदर, इनका उदय होता है। तो बहमनी राज्य के विषय में बाबर ने भी लिखा है कि इस राज्य के विभिन्न भागों पर सुल्तान के शक्तिशाली सरदारों ने अधिकार जमा लिया था। फिर तृतीय वर्ग में है विजयनगर एवं मेवाड़, या बोले तो राजपूताना। तो ये दोनों वैसे हिंदू राष्ट्र थे और विजयनगर में कृष्णदेवराय और जहाँ राजपूताने की बात करें तो मेवाड़ में राणा सांगा सबसे शक्तिशाली थे और इन दोनों का उद्देश्य था दिल्ली पर अधिकार करना। तो इन राज्यों के अतिरिक्त सीमा पर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में भी अनेक छोटे छोटे राज्य स्थित थे। तो इस प्रकार अपन देखें तो बाबर के भारत आक्रमण के समय देश छोटे छोटे राज्यों के समूह द्वारा ही शासित हो रहा था और ये सभी राज्य थे वो परस्पर संघर्षरत थे, यानी इनमें एक दूसरे को पराजित करने की होड़ सी लगी हुई थी। और जहाँ बात अपन आम जनता की करें तो आम जनता में भी राष्ट्रीयता जैसी भावना का अभाव था और विदेशियों के आक्रमण की परिस्थितियाँ, उसमें सैन्य व्यवस्था भी कमज़ोर थी। तो ये सभी परिस्थितियाँ विदेशी आक्रमण के लिए अनुकूल थी। तो किसी भी महत्वाकांक्षी विदेशी आक्रमण के लिए उस समय भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी वो एक खुला निमंत्रण पत्र सा ही था। तो इसका बाबर ने इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाया और भारत की राजनीतिक स्थिति ने ही बाबर की सफलता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।